नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर और दीपावली की शुभकामनाएँ आप सभी को। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और हमारा टॉपिक था ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। इसी के 160 क्वेश्चंस तक कर चुके थे और इसी के आगे शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आपको 65 अंकों का कंप्लीट बैच जो कि पंचायती राज संबंधी है, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और साथ ही साथ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला और उसका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 से शुरू करो। 161 नंबर पढ़ो। कह रहा है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का मतलब हो गया ईमेल। फैक्स और ईमेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या होता है? क्या होता है? एनालॉग एवं डिजिटल दोनों सिग्नल होते हैं या फिर एनालॉग व डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं होता है, केवल एनालॉग होता है या फिर केवल डिजिटल होता है? ये दोनों होते हैं, दोनों सही हो जाएंगे आपके। देखो, दरअसल ये जो एनालॉग और डिजिटल संकेतक हैं या हम कहें, सबसे पहले एनालॉग को देखो। एनालॉग सिग्नल, दरअसल ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये निरंतर होते हैं। ये निरंतर होते हैं और साथ ही साथ समय के साथ समय के साथ ये निरंतर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल सिग्नल की बात करोगे, डिजिटल सिग्नल, तो इनकी खास बात ये होती है कि ये सूचना को असतत यानी कि निरंतर नहीं होते हैं, असतत मानों की श्रृंखला में दर्शाते हैं, मानों की श्रृंखला में ये दर्शाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये विद्युत सिग्नल होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक विद्युत सिग्नल होता है और इस स्थिति में जो समय के साथ-साथ आयाम और आवृत्ति में भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, तो आपसे पूछ रहा है फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना जो संकेत का रूप होता है वो क्या होता है? वो दोनों रूपों में होता है, एनालॉग और सिग्नल, डिजिटल। ठीक है? नेक्स्ट देखो 162। वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? हम ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी कि सभी के सभी। ये सारे डी पार्ट। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन-सी है? डाउनलोडिंग म्यूजिक है या फिर चलचित्रों के ट्रेलर देखना है, किताबों की खरीदारी है या फिर ईमेलिंग है? आप बताओगे अधिकतम जो लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है वो है ईमेलिंग। है। नेक्स्ट देखो 164 नंबर। ईमेल भेजना ये किसके समान होता है? ईमेल भेजना होता है पत्र लिखने के समान, पत्र लिखने के समान। ठीक है, लेटर राइटिंग। नेक्स्ट देखो 165। कह रहा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हो। उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग अलग किया जाता है? आपने, जैसे मान लीजिए आप जब ईमेल में जाते हो तो आप कंपोज में जाते हो, वहां पर यहाँ पर टू होता है, आप किसे-किसे भेज रहे हो। मान लो एक ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर ये लिखा, फिर आप कॉमा लगाते हो। कॉमा दरअसल वो अपने आप लग जाता है। फिर एक ईमेल एड्रेस ये लिखते हो, फिर कॉमा लग जाता है, फिर ईमेल एड्रेस ये लिखते हो। अर्थात ये जो है कॉमा या हम कहें अल्पविराम बोलते हैं इसको। तो अल्पविराम चिन्ह का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है? फिर से समझ लो। हम एक ही मेल बहुत से लोगों को भेजते हैं। तो बहुत से लोगों को भेजने के लिए आपको अलग-अलग ईमेल एड्रेस डालने पड़ेंगे। तो जब बहुत से लोगों को भेजते हैं साथ-साथ, उन ईमेल एड्रेस के पतों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? यही है कॉमा, अल्पविराम चिन्ह। नेक्स्ट देखो 166। कह रहा है ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये पूछ रहा है आपसे। कौन-सा कथन सही है? पढ़ो ज़रा। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी ईमेल का प्रयोग करके 75 केबी आकार तक के ईमेल अटैचमेंट भेज सकता है। क्या ये कथन सही है? दूसरा पढ़ो, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। हाँ, ये कन्फर्म है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, वर्ड दस्तावेज और स्प्रेडशीट फाइल को
एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है, गलत हो जाएगा। एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो कह रहा है कि कौन-सा कथन सही है, ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहा जाता है मेल बॉक्स, ठीक है? जहां आपके मेल आके स्टोर्ड होते हैं, उसे कहा जाता है मेल बॉक्स। नेक्स्ट देखो, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हो और उन्हें इनबॉक्स में भेजना चाहते हो, सॉरी, भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प का उपयोग करते हो। कौन से विकल्प का उपयोग करते हो आप? आप करते हो एडॉन्स का, फिल्टर का, लेबल का या फिर मीट का? आप करते हो फिल्टर का। फिर से समझो, जब भी आप जीमेल में मीटिंग आमंत्रणों के लिए लेबल लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें मेल बॉक्स में भेजने के लिए आप फ़िल्टर बॉक्स बनाते हैं, आप फ़िल्टर बनाते हैं। नेक्स्ट देखो 169, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? फिर से समझो, सामान्यतया निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित दिए हैं, स्पैम है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स या फिर सेंट है। कौन-सा ऐसा फ़ोल्डर है जो इनकमिंग यानी कि आने वाली ईमेल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या बता सकते हो आप 169? इसका मतलब है इनबॉक्स। जो आने वाली ईमेल्स हैं, वो आपके इनबॉक्स में स्टोर्ड होती हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो 170, कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और इनका सही उत्तर हमें बता दो, ये कह रहा है। तो पहला नंबर पढ़ो, यूजर नेम और डोमेन नेम एट द रेट चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं। बिल्कुल, ये जो एट द रेट होता है चिन्ह, इधर होता है आपका डोमेन नेम और एट द रेट के इधर होता है आपका यूजर नेम। तो अब मुझे बताओ, कह रहा है कि पहला वाला कि ये जो डोमेन और यूजर हैं, ये एट द रेट चिन्ह से अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ये। दूसरे में आओ, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है ये। पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 171, एक मान्य मतलब वैलिड, जो वैलिड ईमेल आईडी होती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो सही है? वैलिड ईमेल आईडी के लिए कौन-सा कथन सही है? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, ये सही है। ईमेल यूनिक नहीं होती है, हर एक ईमेल आईडी यूनिक होती है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होता है किसी दूसरे की आईडी आप इस्तेमाल कर लो, यूनिक होती है, गलत हो जाएगा ये। ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस दिया जा सकता है, स्पेस भी नहीं होता है। हाइफ़न स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारे गलत हैं। 172 देखो, कह रहा है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? डॉट की तो होती है, संख्यात्मक अक्षर भी लिखे जाते हैं। आपने जैसे कोई ईमेल आईडी बनाई, तो आपने लिखा राजू, मान लो आपका नाम राजू है, आपका डेट ऑफ बर्थ है सन 2000, तो आप उसमें 2000 लिख देते हो। तो संख्यात्मक अंक तो लिखे जाते हैं। बड़े कैपिटल भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेस आप नहीं छोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और वही कह रहा है कि किसकी गुंजाइश नहीं होती है, स्पेस की गुंजाइश नहीं होती है, अर्थात रिक्त स्थान की गुंजाइश नहीं होती है। 173 देखो, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है बताइए? अटैचमेंट, विषय, ये तो भेजे जाते हैं। ईमेल भेजने के लिए आपका क्या अनिवार्य है? आपके पास होनी चाहिए ईमेल आईडी, एक आईडी होनी चाहिए आपके पास और उसी आईडी के माध्यम से आप अटैचमेंट भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वॉइस भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। लेकिन अनिवार्य क्या है? अनिवार्य है आईडी। 174 देखो, अनपेक्षित ईमेल या जंक ईमेल क्या है? इसे कहा जाता है स्पैम। याद रखिए, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल। 175 देखो, कह रहा है कि किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? ये होते हैं स्पैम, स्पैम, ठीक है? डी पार्ट। तो स्पैम वास्तव में है क्या? वास्तव में ये अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स होते हैं और ये भारी मात्रा में इंटरनेट में इनकी बाढ़ रहती है। नेक्स्ट देखो 176, 176 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं,
इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कह रहा है कि टीसीपी आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी और आईसीएमपी जिसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ये तीनों शामिल होते हैं? आओ देखो, मैं इसको आपको बताता हूँ। दरअसल आप जब टीसीपी को पढ़ते हो तो टीसीपी में 5 परतें बताई गई हैं। ये 5 परतें आप याद रखोगे। सबसे पहली परत है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। उसके बाद एक परत आती है जिसको कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। तीसरी परत है नेटवर्क लेयर और चौथी परत है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और पांचवी परत है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये जो नेटवर्क लेयर है यही है इंटरनेट लेयर। अब जैसे मान लीजिए मैंने उठाई इंटरनेट लेयर। ये जो इंटरनेट लेयर है या हम कहें ये जो नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क लेयर या हम कहें इस परत में, इस परत में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। इस इंटरनेट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल समाहित होते हैं? तो आप तीन प्रोटोकॉल का नाम याद रखोगे। एक तो आईपी जिसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा याद रखोगे आईसीएमपी, इसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मैसेज प्रोटोकॉल। और तीसरा होता है एआरपी, इसको कहा जाता है एड्रेस रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, तो ये तीनों याद रखो। वापस आ जाओ और वही आपसे पूछा गया था कि जो टीसीपी आईपी की लेयर है, इसमें कौन सी लेयर होती है जिसमें आईपी भी होता है, एआरपी भी होता है और आईसीएमपी भी होता है। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 177। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? बताइए भाई। ये 15 जीबी देता है जीमेल फ्री स्टोरेज। और 15 जीबी जब आपका फुल हो जाता है तो फिर गूगल एक मैसेज भेजता है कि भैया आपका जो ये था स्टोरेज था वो फुल हो गया है, आप प्लान ले लीजिए 199, 299, 599। तो आप जब वो प्लान लेते हो तो फिर आपका स्टोरेज और बढ़ा दिया जाता है। पैसे के ऊपर निर्भर करता है। या फिर आपका जो जीमेल है, जो स्टोरेज है 15 जीबी अगर पूरा हो गया है तो आप इसको खाली भी कर सकते हो। जो भी आपके मेल्स हैं, जो आपकी फाइलें पड़ी हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका फिर से 15 जीबी खाली हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये याद रखो 15 जीबी स्टोरेज प्रदान करता है अपनी तरफ से गूगल। नेक्स्ट देखो 178। कह रहा है जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है, तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल किस फ़ोल्डर में मिलता है? फिर से समझो, ये प्रेषक है। प्रेषक का मतलब भेजने वाला और ये है प्राप्तकर्ता, ठीक? प्रेषक जब भी कभी कोई मेल भेजेगा प्राप्तकर्ता को, तो फिर ये जब चेक करेगा कि भैया हमने देखे यार मेल भेज दिया है कि नहीं भेजा है, तब फिर ये चेक करेगा अपना सेंड ऑप्शन और वहीं पर इसको भेजा हुआ मेल मिलेगा। प्राप्तकर्ता को मेल बॉक्स में ही मिल जाएगा, इनबॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन प्रेषक को कहाँ मिलता है? प्रेषक को मिलता है सेंड में। और वही आपसे पूछा था। 2 जब यूज़र होते हैं, वो जब भेजे जाते हैं मेल, तो प्रेषक आम तौर पर भेजा गया मेल कहाँ खोजता है? ये खोजता है सेंट में। बात समझ पा रहे हो? हाँ। नेक्स्ट देखो 179। पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो पीओपी है, एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूरा नाम पूछा है आपसे। पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस होता नहीं है, पार्शियल भी नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी पार्ट सही हो जाएगा। 180 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? कौन सा है? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके सर्वर पर केवल और केवल एक मेल बॉक्स ही बना सकते हैं? ध्यान दें, ये है पीओपी। पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये पीओपी सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स, ध्यान दें, केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है।
अनुमति देता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 180 हो गया, 181 देखो कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फ़ोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दो, भेजे गए मेल हैं, तो भेजे गए मेल कहाँ जाएँगे? वो जाएँगे सेंट में। तो यहाँ सेंट फ़ोल्डर का इस्तेमाल होगा, ठीक है? इनबॉक्स का नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, 182 कह रहा है कि हम ईमेल के ज़रिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, सिंपल से। वी कैन नॉट सेंड अटैचमेंट्स थ्रू ईमेल, गलत हो जाएगा। भेज सकते हैं, 1 भी नहीं भेज सकते हैं, 2 भी नहीं भेज सकते हैं, हम भेज सकते हैं मैनी ऑफ मैनी। वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट्स। 182 का सही हो जाएगा सी पार्ट। 183 देख लो, ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी। बीसीसी क्या है? बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। तो बीसीसी विकल्प का अर्थ क्या है? यही आपसे पूछा है। ब्लैंक तो होगा नहीं, ब्लैंक कॉपी भी नहीं होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सही है। ब्लाइंड कॉपी भी गलत हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये सही होगा। 184 देखो, ईमेल भेजते समय सीसी किसे सूचित करता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आंसर हो जाएगा कंप्लीट भी नहीं, कॉमन भी नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं, कार्बन कॉपी। 185 देखो, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए भाई। ईमेल आईडी आवश्यक है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया भी था। 186 देखो, ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? बताइए भाई। ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? ईमेल में जब भी कभी आप हस्ताक्षर की बात करते हो ना, तो एक बात ध्यान रखो, ईमेल हस्ताक्षर। तो ईमेल हस्ताक्षर में क्या शामिल होता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें शामिल होता है नाम। ईमेल हस्ताक्षर में शामिल होता है नाम, व्यावसायिक संपर्क या फिर उससे संबंधित जानकारी आपकी शामिल होती है, और जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हस्ताक्षर में क्या होता है? क्यूआर कोड। ये गलत हो जाएगा। आपके ईमेल के साथ भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक मेल डिजिटल हस्ताक्षर होता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। वास यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्नक, ये भी गलत है। चौथे में आओ, यह ईमेल संदेश के अंत में संलग्नक टेक्स्ट है। एक ब्लॉक है जिसमें होता क्या है? जिसमें उपयोक्ता के संपर्क की जानकारी होती है, और वही मैंने आपको बताया था। ये जो उपयोक्ता होता है, इसके संपर्क की जानकारी होती है, व्यावसायिक संपर्क, नाम, वेबसाइट का यूआरएल, ये सारी की सारी जानकारियां होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 186 का। नेक्स्ट देखो, 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होते हैं? भारी भारी मात्रा में ईमेल्स प्राप्त होते हैं, इसे कहा जाता है मेल बॉम्ब। ठीक है, आओ देखो इसको। मेल बम। ये मेल बम क्या होता है? मेल बम, इसको समझो। दरअसल ये क्या है? आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक प्रकार का डीओएस है। डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है, अटैक होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? दरअसल इसमें बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं, बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं। अच्छा, तो अब बड़ी संख्या में मेल भेजे जा रहे हैं, तो आपका इनबॉक्स तो जो आपका जीमेल है वो 15 जीबी दे रहा है स्टोरेज। तो इस स्थिति में जब बड़ी संख्या में आपके पास मेल आ जाएँगे, तो होता क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि इनबॉक्स इनबॉक्स को ओवरलोड कर देना। ओवरलोड करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है, और साथ ही साथ सर्वर को बाधित करना। सर्वर को बाधित करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है ईमेल बॉम्ब का। ठीक है? तो कुल मिला के मेल बम क्या होता है? मेल बम एक प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है, जिससे इसमें बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्ब। 188 देखो, जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्यात्मक मानों के अलावा किस वर्ण की अनुमति देता है? डॉट की अनुमति देता है, बराबर की नहीं देता है, एम्परसेंड की नहीं देता है, डैश की भी नहीं देता है। केवल और केवल डॉट। जैसे आपने लिखा राजू 132 @gmail.com। ठीक है?
तो 188 का सही उत्तर हो जाएगा डॉट। देखो 189 त्रुटि संख्या इंगित करता है कि एक विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया है या वो फिर सर्वर में नहीं है। कभी-कभी आपके साथ ये हादसा हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट तलाशना चाहते हो, आपने यूआरएल डाला और फिर वहाँ पर लिख के आ जाता है एरर 404। कभी-कभी हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पेज आप खोज रहे हो, जिस पेज पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, वो पेज वेब सर्वर पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये होता है। अर्थात आप जिस पेज पर जाने की कोशिश कर रहे हो कोशिश कर रहे हो, वह पेज कहाँ नहीं है? वह पेज सर्वर पर मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है? यही होता है एरर 404। नेक्स्ट देखो 190 देखो एरर 404 में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया है या तो वो है ही नहीं या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? इस मसले पर एरर 404 दिखाता है। 190 देखिए कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान विचारों को आदान प्रदान करने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। फेसबुक तो ये इसके लिए तो नहीं हुआ था कि रोजगार से इससे अवसर आए। इंस्टाग्राम भी नहीं हुआ था, लिंक्डइन यही सही होगा सी पार्ट। ठीक है? हाँ 191 देखो निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पेटीएम यही नहीं। फेसबुक भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। पेटीएम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। 192 देखो निम्नलिखित में से ये जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये क्या है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट ये क्या है? ये हैं सोशल मीडिया साइट्स। ये सभी समाचार वेबसाइट हैं, गलत हो जाएगा। सभी प्रतिबंधित वेबसाइट नहीं है। ये सभी डार्क वेब से एक्सेस इनको किया जा सकता है, ये भी गलत है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सही हो जाएगा। 193 देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है? क्या बता सकते हो कौन सा है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन? ट्विटर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है पूछ रहा है आपसे। ट्विटर है, फेसबुक भी है, लिंक्ड इन भी है, लेकिन हैप्टिक ये नहीं है। ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, तो ये है क्या? आओ देखो हैप्टिक। बात हैप्टिक की हो रही है तो ध्यान रखें हैप्टिक ये दरअसल एक एआई प्लेटफॉर्म है या हम कहें यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है। इसका विकास किसने किया था? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2013 में और 2019 में इसे रिलायंस ने अधिग्रहित कर लिया था। रिलायंस ने इसे अधिग्रहित किया। ठीक है? लेकिन अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाए ये है क्या? यह वास्तव में एआई जनरेटर या हम कहें कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस आपसे पूछे गए थे कि कौन है? तो ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। कौन नहीं है? तो हैप्टिक हो जाएगा। 194 देखो, एक साइट इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान दें, एक वर्ल्ड वाइड वेब जो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब साइट इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का एक संग्रह होता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइटों को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। कौन सी सुविधा है? क्या फ़िल्टरिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं, अपलोडिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं या एन्क्रिप्टिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं? ध्यान दें, एक ऑप्शन दिया है आपका होस्टिंग। तो होस्टिंग ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्तियों, संगठनों और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की ये अनुमति देता है। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि वेब होस्टिंग होता क्या है? ध्यान दो, वेब होस्टिंग ये क्या है? सिंपल सी बात मुझे बताओ, तो आप कहोगे यह एक सेवा है, यह एक सर्विस है, जो करती क्या है? जो वेबसाइट को संग्रहीत करती है, संग्रहीत करती है और फिर क्या करती है? इससे जो आपके उपकरण होते हैं जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, इसे उपकरणों पर
सुलभ बनाती है, सुलभ बनाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अर्थात वेब होस्टिंग क्या है? तो हम कह सकते हैं अर्थात वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है, एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करने योग्य बनाती है, एक्सेस करने योग्य बनाती है। ये बात आप समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा था। सुलभ बनाती है, सुलभ बनाने का मतलब एक्सेस करने योग्य बनाती है, तो आंसर हो जाएगा होस्टिंग। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचनाएं होती हैं? केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि और पाठ की, या फिर पाठ, चित्र और ध्वनि सभी की होती है। डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, डी पार्ट। 197 देखो, सामान्यतया www पेजेस विकसित किए जाते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, किसमें विकसित किए जाते हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। बी पार्ट सही हो जाएगा 197 का, ठीक है। 198 देखो, संधियां, संधियां का मतलब लिंक्स। और काहे में लिंक करा रहे हो आप करा रहे हो वेब पेज का लिंक। तो वेब पेज के लिंक के लिए आप इस्तेमाल करते हो हाइपर लिंक का, ठीक है। ए पार्ट सही हो जाएगा। वही कह रहा था कि संधियां जो किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं, उन्हें कहा जाता है हाइपरलिंक्स। 199 देखो, वेब वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन का मतलब क्या है? हिंदी में देखो कितना जटिल है, खोज इंजन लिख लिया। वैसे सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, है ना। खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्राउलर। क्रॉलर कह दो या फिर क्राउलर कह दो, यह एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। और अगर आप पीछे से हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, तो मैंने आपको सर्च इंजन की पूरी लिस्ट बताई है। वो सर्च इंजन याद रखिएगा, पूछे जाते हैं आपसे। 200 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इंटरनेट से ये जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है, इसे कहा जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखें। इंटरनेट, S फॉर सर्विस होता है, P फॉर प्रोवाइडर, हिंदी में कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसके द्वारा कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? इंटरनेट एक्सेस दी जाती है, वेब प्रशासन नहीं दिया जाता, ये गलत हो जाएगा। डोमेन नाम पंजीकरण भी दिया जाता है, डायल ऑफ एक्सेस भी दिया जाता है, ठीक है। बी पार्ट सही है आपका। तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस हैं, ईमेल, इंटरनेट, www के परिचय से संबंधित। तो आज यहीं तक रखते हैं, और हैप्पी दिवाली सभी को। धन्यवाद।